हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जी एडवांस के बच्चे, ये है उसका पार्ट 2, चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे आज फिर दोबारा से, तो बनिए रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन जो आया था, जो हमारा ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सेम अप्रोच लगा के दिखाऊंगा जो मैं पहले दवाई हमेशा आपको कि अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चंस को जी एडवांस के। ठीक है जी। तो जी एडवांस में 2012 में क्वेश्चन आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। कहा गया अगेन, हम हमेशा मैंने कहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखो और हमें क्या निकालना है उसके बारे में चेक करते हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन बिलो इज कंसंट्रेशन सेल। अगेन बात कंसंट्रेशन सेल, ये प्रीवियस लेक्चर में भी बता रहा कंसंट्रेशन सेल के बारे में। कंसंट्रेशन सेल के बारे में मैं बता चुका हूं। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है आपका, ये गैल्वेनिक सेल ही होता है, लेकिन सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता। और आपकी इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम, और सॉल्यूशन सेम होगा लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। ठीक है जी। तो यहां पे वही बात की हमने, वो कहता कि M2 पॉजिटिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट MX2। ये जो निशान है आपको पता है साइन किसका है, सॉल्ट ब्रिज का। M2 पॉजिटिव 0.01 मोल डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब। अगेन वर्टिकल लाइन M लिखा हुआ है। द EMF ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस। ये बात याद रखना, ये जो लाइन है ये जेई मेंस में भी आ सकती है कि जो कंसंट्रेटेड सेल होता है, जो उसकी EMF होती है वो डिपेंड करती है किस पे, ऑन द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने समझाया था आपको कि जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस आती है वो किसकी वजह से होती है, जो डिफरेंस होता है जो आपके आयंस हैं, जो सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में तो आपको पता है कि वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी में फर्क होता है ना। फिर कहता द EMF ऑफ द सेल इज एट 298 केल्विन, ये है। तो EMF ऑफ सेल पता है जी हमें। ठीक है, ई सेल के बारे में पता चल गया कि ई सेल हमारा कितना है 0.059 वोल्ट, ये इतना है। फिर कहता क्वेश्चन 1 क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी किलो जूल पर मोल में फॉर द गिवन सेल। डेल्टा जी की वैल्यू बताओ जी। तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालें, सबको पता है जी। कंसंट्रेशन सेल है, हमें डेल्टा जी पता है जी, सबको पता है डेल्टा जी क्या होता है -NF ई सेल। ठीक है, -NF ई सेल। अब देखो उन्होंने EMF ऑफ सेल गिवन है, ई सेल गिवन है, डेल्टा जी निकालना है। F की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम होती है। अब N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के लेन देन कितना है। याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, मैंने आपको हमेशा कहा है कभी भी क्वेश्चन न सीक्वेंस सिलेक्ट होगा और ऐसा कुछ समथिंग दिया होगा, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहे कंसंट्रेशन सेल हो, आपको अलग से रिएक्शन लिखनी है कि एनोड पे क्या हुआ है और कैथोड पे हाफ सेल रिएक्शन लिखनी जरूरी है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वैसे भी करने को 2 मिनट में कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन कुछ समझा रहा हूँ वो समझ लेना। ठीक है, कि M जो होगा आपका सॉलिड वो कन्वर्ट होगा M2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ऑक्सीडेशन हुई है, एनोड पे है जी। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, M2 पॉजिटिव जो एक्वास है, कंसंट्रेशन गिवन है जी, चेंज होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये सेम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैथोड पे होगा आपकी, ये रिडक्शन होगी। ठीक है जी, ऑक्सीडेशनल रिडक्शन भी। ठीक है, इसको आप पूरा ऐड कर लो। जब ऐड करेंगे तो ये M सॉलिड कैंसिल, M2 पॉजिटिव ये M2 पॉजिटिव कैंसिल आउट नहीं होंगे जी, क्योंकि ये M2 पॉजिटिव एनोड पे कंसंट्रेशन है और ये M2 पॉजिटिव कैथोड पे कंसंट्रेशन, तो वहां पे हाफ सेल अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन अलग होंगे लेकिन आयन की कंसंट्रेशन तो डिफरेंट होगी। तो क्या होगा, M2 पॉजिटिव, इसको मैं डिफरेंशिएट करके कैथोड लिख देता हूँ, कैथोड एक्वास M2 पॉजिटिव एनोड एक्वास। ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ गई। डेल्टा जी डी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके सामने है। N कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, तो -2 96500 कूलम
मल्टीप्लाई बाय ई सेल 0.059 आ जाएगा जी, ठीक है 0.059। तो आंसर आपके सामने आ जाएगा ई सेल का, ई सेल -2 96500 इंटू 0.059, ठीक है जी। इसको वैल्यू को ऐड कीजिएगा, मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं आंसर क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से इसका आंसर डी होगा, जो मैंने निकाला था वो डी इसका आंसर था। आप एक बार चेक कर लें कि डी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास डी आया था बच्चों। उसके बाद वो क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। सेकंड कहता था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी बताओ, जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा ऑफ MX2। अब देखो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहां से है, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब डरना नहीं है कि हाँ मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग तो होगी। आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं आपको वो पता होने चाहिए। मिक्सिंग जैसे मर्जी हो जाए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता जे एडवांस में, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हर एक चैप्टर के। ये नहीं कि आप ऐसा कोई चैप्टर मिस नहीं कर सकते अगर आपको जे एडवांस क्लियर करना है, ये बात याद रखिएगा मेरी, ठीक है। आप कोई भी बेसिक कंसेप्ट मिस नहीं करेंगे, ना ही चैप्टर मिस कर सकते हैं। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ MX2 कौन है जी, ये है यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, स्प्रेंगली सोलर सॉल्ट है। MX2 आपका स्प्रेंगली सोलर सॉल्ट है कहता, उसका MX2 बताइएगा एट 298 केल्विन पे बेस्ड ऑन द अबव सेल, मतलब अबव सेल जो है उसको देख के बताइएगा KSP क्या होगा। देखो किसका है, सॉल्ट का है। तो जो सॉल्ट का होता है बच्चों, मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, फोन रुकेगा। इसमें मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर रहा हूँ। क्या कहता कि MX2 है, याद रखिएगा जो भी स्प्रेंगली का मतलब होता है जो बहुत कम सोल्यूबल हो, ठीक है, वेरी लिटिल। तो ये ऐसे होगा, हम ऐसे पढ़ते हैं इसको M2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस X नेगेटिव, ऐसे होता है। इसका जो कंसेप्ट है KSP का सबको याद होगा, अगर याद नहीं है सुन लीजिएगा। अगर मैं सपोज करके चलता हूं कि जो आपका सॉल्ट है उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो S है सोल्युबिलिटी, ठीक है जी। तो जब ये आयन में जगह ऑब्वियसली जो उसका आयन होगा इसकी भी S होगी, इसकी 2S होगी, ठीक है। तो KSP कैसे लिखा जाता है, सोल्युबिलिटी को लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन M2 पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव की पावर 2, ठीक है जी। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आता है, इसकी तो नहीं लेंगे तो सॉलिड की यूनिटी मानी जाती है, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव X नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब देखो इसकी सोल्युबिलिटी का S है, इसकी 2S हम पुट कर सकते हैं, वो बात पहले आप निकालो सही। अब देखो उन्होंने हमें ई सेल दिया था, तो नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करके देखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे M2 पॉजिटिव जो है कहाँ पे, जो कैथोड पे M2 पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन पता है। तो अगर मैंने इसकी निकाल ली तो मुझे जो स्प्रेंगली सोलर सॉल्ट है उसके आयन की मिल जाएगी, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये उसका लॉजिक होगा सिर्फ, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं, मुझे ये M2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालनी है। कैसे निकालें जी, हमें पता है जो कुछ वैल्यू थी, मेरे ख्याल से हमें एक वैल्यू पता थी और दूसरी निकालनी थी। तो मैं नर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूं, E सेल इक्वल टू E डिग्री सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log concentration of the product upon concentration of reactant, that is concentration of M2 positive at anode upon concentration of M2 positive at cathode। ये सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लॉग में आके concentration of the product upon concentration of the reactant। E डिग्री सेल 0 हो गए, सबको पता है। कंसंट्रेशन सेल में E सेल 0 होता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स एक जैसी होती हैं। माइनस 0.059 n की वैल्यू निकाल दी 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव एनोड। अगर आपको क्वेश्चन में देखा होगा हमें कौन सी गिवन थी, मेरे ख्याल से हमें कैथोड वाला गिवन था कि एनोड वाला गिवन था। जहां तक मुझे याद है मुझे कैथोड वाला गिवन था, ठीक है, कैथोड वाला गिवन था, सही है। तो एनोड वाला नहीं पता, M2 पॉजिटिव, और यही हमें चाहिए यहाँ पे एनोड। और जो कैथोड पे कंसंट्रेशन थी मुझे याद है 0.001 मोल डेसीमीटर क्यूब थी, तो मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 हमें वैल्यू गिवन थी, ठीक है। इसको मैं पुट कर ई सेल कितना है मुझे 0.059 है,
कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा -2, तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ M2 पॉजिटिव एनोड अपॉन 10⁻³ इज इक्वल टू -2। तो आपका बेस 10 है यहाँ पे, तो आपको पता है 10⁻² आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻² आ जाएगा। उसके बाद हमें M2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन एट एनोड डिवाइड बाय 10⁻³ 10⁻² मिलेगा बच्चे, तो ये 10⁻⁵ आ जाएगा। एनोड कंसंट्रेशन आके 10⁻⁵, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें कि S की वैल्यू हमें मिल चुकी है, सॉल्युबिलिटी M2 पॉजिटिव की कितनी है 10⁻⁵, तो x नेगेटिव कितनी होगी 2s होगी, बताया था मैंने। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, जस्ट ये S हमें मिल चुका है बच्चे, जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया था। तो उसका अगर पुट करें M2 पॉजिटिव मतलब S, इसकी x नेगेटिव पुट करें 2s का होल स्क्वायर, तो आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से s into s का क्यूब, दैट इज 4s³ आ जाएगा। 4x³ का मतलब 10⁻⁵3, तो मतलब 15 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा KSP की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, और ये आपके सामने ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को किए कैसे जाता है। कोई भी नर्स इक्वेशन क्वेश्चन है तो आपको ये नहीं भूलना, ये मैंने आपको आज लगाना सिखा दिया। पहले भी क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें लगाना सिखाया था मैंने आपको कि हम अप्लाई कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे, कंसंट्रेशन सेल वाले में। केएसपी को देख के डरना नहीं है, केएसपी किसी भी सॉल्ट का होता है, तो आपको याद रखना है केएसपी निकाला कैसे जाता है, ठीक है। बस आपको वो कंसंट्रेशन चाहिए। कंसंट्रेशन कहाँ से मिलेगी, हमें जो डाटा गिवन है, जो डाटा गिवन है वहीं से निकालेंगे। मैंने आपको ये समझाया हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियो में भी, क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहती है हमारी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा आप कमेंट कर सकते हैं, एक बार मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं जरा। क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, याद रखना, थोड़ी मिक्सिंग जरूर हुई होती है, लेकिन कंसेप्ट मतलब जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना वो आपके यूज होते हैं सब में। जो बेसिक कंसेप्ट हैं वही उन्हीं की इंटरमिक्सिंग कर दी जाती है, कहाँ पे, जो एडवांस में क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आपको वो इंटरमिक्सिंग देखनी है कि हाँ कि बेसिक कंसेप्ट क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे जो था आपका एक पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ मतलब सॉरी मैट्रिक्स मैच है। मैट्रिक्स मैच आपको मैं लास्ट में कराऊंगा जाता हुआ, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन मैं उसको पहले से लिख कर रखूंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा वो अब की बार आया था 2014 में जी एडवांस में, जी एडवांस, और ये मल्टीपल करेक्ट था जी, मल्टीपल करेक्ट। याद रखिएगा मल्टीपल करेक्ट में ही आपकी डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है इन galvanic cell, in a galvanic cell comma the salt bridge, the salt bridge, option A does not participate chemically in the cell reaction, B stops the diffusion of ions, stops the diffusion of ions from one electrode to another, C is necessary for the occurrence of cell
reaction, and D, ensure mixing of two electrolytic solutions। ठीक है, कहता सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्वेश्चन है। कहता गैल्वेनिक सेल में कहता जो सॉल्ट ब्रिज है कहता डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकली इन द सेल रिएक्शन। ये सबको अच्छी से पता है कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो जो भी उसके अंदर जो आयंस होते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं वो केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। ठीक है जी, तो ये बात बिल्कुल सही है। कहता स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। बिल्कुल सही है, स्टॉप है, ये मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है कि ताकि मिक्स ना हो आपका ये सॉल्यूशन। मतलब जो आपके इलेक्ट्रोड इस तरफ आयन है, जो इस तरफ आयन है, वो आपस में क्या ना करें, वो डिफ्यूज ना हो जाए। तो इसी के बारे में वो कहता है, बिल्कुल सही है, स्टॉप करता है डिफ्यूजन को। ठीक है, इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन। कहता है ये नेसेसरी है सॉल्ट ब्रिज किसी भी सेल रिएक्शन को करने के लिए। ये गलत है, नहीं हो सकता ऐसा, ये नेसेसरी नहीं है। आपको सर नेसेसरी क्यों नहीं है, हमने तो देखा वहां पे सॉल्ट ब्रिज बनता हुआ। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताकर हटा हूं, कंसंट्रेशन सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल का ही एक टाइप है, उसमें हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इन्हें गैल्वेनिक सेल, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल है कंसंट्रेशन सेल है, वहां पे कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सेल रिएक्शंस होती हैं। तो याद रखिएगा ये गलत हो गया। फिर कहता है इंश्योर मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी मिक्सिंग को इंश्योर करता है कि वो मिक्स। अभी तो हमने कहा कि नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि तो स्टॉप करता है, जो चाहता है मिक्स ना हो, वो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग, इंश्योर नहीं करता, इट्स प्रिवेंट मिक्सिंग। तो अभी गलत हुआ, तो ऑप्शन हमारे मल्टीप्लिकेट ये दो सही थे। सॉल्ट ब्रिज के बारे में बातें याद रखिएगा। सॉल्ट ब्रिज आपकी चीज और करता है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। याद रखिएगा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। और बातें कुछ बता देता हूं, जो सॉल्ट ब्रिज आप यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज ऐसा आपको पता ही होगा, ये हम ऐसा यूज करते हैं, वहां पे ये इन्वर्टेड ट्यूब होती है, आपको ऐसा सिखाया गया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, अगर अगर जेली वगैरह। यहां में इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर, पहली बात तो यहाँ पे ये लिखिए उनकी फंक्शन, उनको इस तरह से चूज किया जाता है ताकि वो पार्टिसिपेट ना करें किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सेल में हो रही है, केमिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज के अंदर होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट चुने जाते हैं, तो कहा गया ऐसे इलेक्ट्रोलाइट चुनने हैं जिनका जो कटायन है और जो अनायन है उनकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम हो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या कहा, वो इलेक्ट्रोलाइट चुने जाएंगे जिनमें जो कटायन है जो अनायन है उनकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होगी। इंपॉर्टेंट दो बातें याद रखिएगा जो मैंने बताएंगे। और एक बात और बताई थी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और एक बात और जान लो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते 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 ये आपका सर्किट भी कंप्लीट कर देता है। तो चार बातें यहाँ पे याद रखिएगा। पहले वो रिक्वायरमेंट्स कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करेंगे, कंडीशन मैंने बता दी पहले कि पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए केमिकल रिएक्शन में, जो भी आप यहाँ पे यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट उसके आयंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा, जो भी आपने इलेक्ट्रोड लिया है जो उसका कटायन है और अनायन है उनकी मोबिलिटी सेम रहेगी। थर्ड क्या कहा था मैंने, अभी उसका क्या है, फंक्शन हो गया। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स थी कि इलेक्ट्रोड कैसे चुनना है, फंक्शन क्या था कि आपका जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, आपकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और दूसरा सर्किट जो है उसको कंप्लीट करता है। ये बातें याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, सीखते जाइएगा, यहाँ पे लिखते ही जाइएगा जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। ठीक है, उनको जरूर नोट करिएगा, कहीं ना कहीं पे आपको मिलेंगी। नेक्स्ट जो है मेरे बच्चों,
क्वेश्चन ऑफ 2015 जे एडवांस 2015 से आया क्वेश्चन, और ये आपका इंटीजर टाइप था जी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। द मोलर conductivity of a solution of weak acid HX, concentration given is 0.01 capital M, is 10 times smaller than the molar conductivity of another weak acid HY। इसकी 0.1 मोलर की गिवन थी मेरे बच्चे, याद रखिएगा। कहता है उसके बाद कहता है इफ लैम्डा डिग्री x इक्वल टू माइनस, सॉरी ये प्लस में होगा बच्चे, ये प्लस में था, इसका टू लैम्डा x डिग्री इक्वल टू लैम्डा y डिग्री। तो कहता है द डिफरेंस इन देयर pK वैल्यूज, देन डिफरेंस इन देयर pKa वैल्यूज क्या रही होगी। उसके बाद लिखा भी था, इसलिए कहने का तो उसका ही था pKa HX माइनस pKa HY, ये बताना है जी आपने कहता, ये मुझे बताना है ये क्या होगा। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी, कहता कंसीडर कीजिएगा, कंसीडर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ बोथ एसिड्स मच लेस देन 1, ये वहां पे कंडीशन गई थी। अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाया हुआ है, डराने के लिए पीके आ गया, डरना नहीं है, सिंपल याद है पीके का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पे पहले क्वेश्चन चेक होता है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX, कोई वीक एसिड HX है, उसकी जो मोलर कनेक्टिविटी है डेल्टा m 10 टाइम्स मोलर है किससे, देन द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ अनदर वीक एसिड HY। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल्टा m किसकी जी, HX की, वो 10 टाइम्स मोलर 1/10 टाइम्स है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HY। यहाँ पे कंसंट्रेशन मेंशन की गई है, याद रखिएगा। कंसंट्रेशन मतलब ये कंसंट्रेशन वाला है, ये डेल्टा m डिग्री या डेल्टा m इंफिनिटी नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर कहता इफ लैम्डा x डिग्री, क्या कहता लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी जो है आपके आयन x की, इट शुड बी इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ जो आपका y होगा अनायन होगा। ये मेरे ख्याल से ऐसे लिखा हुआ था, लाइक दिस, ऐसा था। तो अब चेक करो कि ये दोनों सेम है, ठीक है जी, गिवन है हमें, मैं पहले लिख रहा हूं ये गिवन है जी मुझे। क्या होता है डिफरेंस इन द पीके वैल्यूज, ओके। हमें मतलब पीके निकालना है, पहले के पता होना चाहिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में के आता है, फॉर्मूला गिवन है, के क्या होता है जी, इन जनरल सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये के की वैल्यू होती है हमें, है ना, इट्स अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। उसने कहा कि अब मान के चलेगा जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो अल्फा है वो मच लेस देन 1 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अप्रोक्सीमेटली सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा जी, ठीक है। अब उसे यही तो पूछा है, इनका पीके लेना है, मतलब पीके क्या होता है आपको पता है पीएच, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, तो पीके क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka होगा, जो भी रिस्पेक्टिव एसिड होगा। तो मैं K निकाल लेता हूं पहले HX का, तो मोलैरिटी भी HX की होगी और अल्फा भी HX का होगा। तो जो सी मोलैरिटी है HX की वो कितनी है जी, ये है जी 0.01 10 की पावर -2। अल्फा पता है, नहीं पता जी अल्फा, पर लेकिन मुझे अल्फा पता है, हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसको डेल्टा m और डेल्टा m डिग्री होता है जी, याद रखिएगा। अल्फा क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा mc अपॉन डेल्टा m डिग्री, इंपॉर्टेंट।
तो अल्फा की वैल्यू पुट करके जा रहा हूं जी मैं यहाँ पे 10⁻⁻²। अल्फा क्या होगा, डेल्टा एम सी अपॉन डेल्टा एम डिग्री का स्क्वायर, इसके लिए है एच एक्स के लिए है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे जो के होगा एच वाई का वो भी देख लेते हैं। सेम आएगा मेरे ख्याल से सी आएगा, सेम फॉर्मूला चलेंगे। सी क्या है जी 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 और अल्फा स्क्वायर उसका भी क्या होगा डेल्टा एम सी अपॉन डेल्टा एम डिग्री का होल स्क्वायर ऑफ एच वाई, ये आएगा। अब देखो बस ये निकाल लो क्या होगा। अब क्या मुझे डेल्टा एम सी पता है, पता है जी, मोलर कनेक्टिविटी पहले बताया, देखो इसके बारे में तो ख्याल आ गया। ये डेल्टा एम डिग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो डेल्टा एम डिग्री होता है बच्चे, अगर मैं एच एक्स की बात करूं तो वो क्या होगा, जो लिमिटिंग मोलर हॉलोस्टोक के पता ही होगा आप सब लोगों को, हॉलोस्टोक क्या कहता है कि दिस शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटीज ऑफ इट्स आयंस। तो मतलब लैम्डा डिग्री ऑफ एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा डिग्री ऑफ एक्स नेगेटिव। ऐसे ही लैम्डा डेल्टा एम डिग्री एच वाई का होगा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का सम होगा एच और आपके वाई नेगेटिव का, ठीक है। अब उसने बात कही थी कि जो आपका लैम्डा डिग्री एक्स पॉजिटिव का है वही सेम है, तो आपको दिख रहा ये दोनों कॉमन है दोनों में और ये दोनों सेम है कहता। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेल्टा एम डिग्री है एच एक्स का वो डेल्टा एम डिग्री है एच वाई का। ये हमसे इंफॉर्मेशन मिल गई, तो और आसान हो गया। देखो तो के जो है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, इनको दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि हमें डिवीजन पता है, डिवाइड कर दो। तो क्या होगा, जो के होगा एच एक्स अपॉन के ए जो होगा एच वाई का, मैं डिवीजन कर रहा हूं जी, चल गया 10⁻², 10⁻⁻1, तो 10⁻², अपॉन 10⁻⁻1 आ जाएगा। फिर ये दोनों वो ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो है तो अल्फा स्केलिंग, तो क्या करेंगे, है तो अल्फा स्केलिंग, तो आपकी जो पावर है वो तो सेम ही रहेगी, तो स्केलिंग कर लेते हैं, बाकी की जो चीज है वो सामने आ जाएगी। देखो वहां आएगा डेल्टा एम सी, ये एच एक्स का है, और डेल्टा एम डिग्री भी एच एक्स, ये एच एक्स का है बच्चों, ठीक है जी, ये एच एक्स का हो गया। उसके बाद एच वाई को डिवाइड करना था, ये डिवीजन में है, तो डिवीजन में क्या होगा, ये नीचे आएगा डेल्टा एम सी डेल्टा एम डिग्री, ये किसका आ गया जी एच वाई का, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो ये वैल्यू गिवन है हमें डेल्टा एम एच एक्स, अगर डेल्टा एम ये जो आपकी रेशियो होगी 1/10 होगी, ये वाली रेशियो, जो ये रेशियो होगी 1/10 होगी। ये कितना आया, ये पहले 10⁻² अपॉन 10, ये 1/10 हो जाएगा ये भी, ठीक है 1/10। और जो ये रेशियो इन दोनों की रेशियो, इन दोनों की रेशियो जो होगी 1/10 होगी, ठीक है। और ये दोनों सेम ही है तो ये 1 ही हो जाएगा, ये स्केयर हो जाएगा इसका, तो 1/10⁻³ ये आ गया। या फिर ये बोल दो कि k अपॉन k जो एच वाई है ये 10⁻³ आ रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिमाग लगाया हुआ है। ये आ जाएगा k अपॉन k a, ये एच वाई का है, ये एच एक्स का आ जाएगा 10⁻³ अब pk पूछे, याद रखिएगा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर pk किसी का लेना है तो ये क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ k, ऐसा होता है। तो मैं दो लॉग ले लेता हूं, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग k ऑफ एच एक्स अपॉन k ऑफ एच वाई, ये लॉग 10⁻⁻3, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर -3 ही आ जाएगा जी, ठीक है। तो लेकिन अभी आंसर नहीं है, याद रखिएगा। pk देखते हैं क्या होगा, log m अपॉन n, log m अपॉन n का फॉर्मूला मैथमेटिक्स का क्या है, log m माइनस log n, तो मतलब log k a h x का माइनस log k h y का इक्वल टू -3। अब उसे pk माइनस pk h x, ये लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये देखिए नेगेटिव साइन चाहिए साथ में, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो पूरे को, इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है, पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नेगेटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है
pKa है जी, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैसे बना होगा, याद रखिएगा पॉजिटिव कैसे बना, माइनस ऑफ माइनस, मतलब ये माइनस पहले था तो इसका माइनस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये भी क्या बन गया, ये नेगेटिव रहेगा, ये बनेगा pKa, ये किसका था जी, Hx था, ये Hy का था, दिस शुड बी इक्वल्स टू 3। तो हमारा आंसर जो है वो 3 है, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट एप्लीकेशन आपको पता लगी होगी कि जो उन्होंने कहा था मैंने वही लिखा। जो बेसिक्स फॉर्मूला हमें पढ़ाए जाते हैं, देखो सीबीएसई में जो बेसिक फॉर्मूला, ये एनसीईआरटी में है जी, हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि ये होता है जी किसी वीक एसिड का, उसका अल्फा ऐसा होता है, वही हमने किया, उसने बस pKa लेके आ गए यहाँ पे, तो क्या के निकाल दो ना, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया सब चीजें, कोई कुछ नहीं किया, बस मैनिपुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे हम, वो आपकी स्किल्स चेक कर रहा है कि आपको कुछ मैथमेटिक्स आती है नहीं आती, इधर उधर करना आता है कि नहीं आता। अगर मैं आपको इसमें कुछ बनाकर दे दूं तो आप डर तो नहीं जाओगे देख के, है ना। तो जे एडवांस यही करता है, और सिंपल है जे एडवांस, याद रखिएगा, सॉल्यूशन से क्वेश्चन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आसान आता है। मैं आपको और भी सिखाऊंगा ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पहले इनको समझिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री को आसान है। ये ऐसे चैप्टर में जो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कि अगर वहां भी जे एडवांस में आते हैं तो मैं कहता हूं कि 99% चांस आप करोगे, 100% भी चांस है, आसान होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं दोनों चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं आगे जाके, आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, जाते जाते क्वेश्चन देखिएगा क्या आएगा, याद रखिएगा अपने कंसेप्ट नहीं भूलने, आपने जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपने अपना बेसिक नहीं भूलना कि वो क्या रहा है और मुझे करना क्या है, बाकी कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। बस इतना एप्लीकेशन रहना सीखो, डरना नहीं होता कि हाँ पता नहीं कि पीके दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, नहीं, जो बेसिक है उसके ऊपर टिके रहो जी, हाँ मुझे ये पता है, आपको बस उसको सॉल्व करो, आपको जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करेंगे आपको आता जाएगा कि हाँ मैंने करना क्या है, रुको मत, उसके बाद देखते रहो हमें क्या गिवन है क्या नहीं है, उनको इंटरलेट करो एक दूसरे के साथ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको कंसेप्ट बेसिक्स पता है तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन था बच्चे, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2015 में ही आया हुआ है, 2015 इंटीजर टाइप था जी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, लैंग्वेज क्या कहा था, कहता ऑल द एनर्जी released from the reaction reaction given थी, कहता x y में कन्वर्ट हो रहा था और डेल्टा आर जी डिग्री की वैल्यू थी -193 किलो जूल पर मोल, ठीक है, is used for oxidizing M पॉजिटिव एस, कैसे किया, कहता M पॉजिटिव को हमने ऑब्सेस कर दिया किसमें, M3 पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन लूज करवा करके 2, ठीक है जी। उसका E डिग्री सेल आपको गिवन था बच्चे, इसका -0.25 वोल्ट। फिर कहता अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड conditions comma the number of moles of M positive oxidized when 1 mole of X is converted to y is। क्वेश्चन कितना आसान बनाया हुआ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। कहता ऑल द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन, मतलब इससे जो एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई जी, ये अब देखो याद रखना डेल्टा जी डिग्री वही एनर्जी होती है जिसको आप यूजफुल एनर्जी है ना, तो यूजफुल उसने वही बोल दिया कि यूजफुल एनर्जी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज किया जाएगा, तब इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एम पॉजिटिव, कहता जी एम पॉजिटिव ऑक्सीडाइज किया M3 पॉजिटिव में, E डिग्री सेल गिवन है, कहता फिर कहता अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दी जाए
तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ m पॉजिटिव के जो ऑक्सीडाइज किए जाएंगे व्हेन 1 मोल ऑफ x इज कन्वर्टेड टू y, अगर 1 मोल x का कन्वर्ट करते हैं y में। तो हमें इक्वेशन से लिखना है कि अगर आप 1 मोल x का कन्वर्ट करते हैं y में तो इतनी एनर्जी आपकी यूज की जा सकती है किसी दूसरे काम के लिए। तो मतलब मैं इतनी एनर्जी ही यहाँ पे लगाऊंगा, समझ आ गया। तो जब आप इतनी एनर्जी यहाँ पे लगाएंगे कहते तो कितने मोल जो हैं m पॉजिटिव के वो आप कन्वर्ट कर पाएंगे m3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलो देखते हैं कितने कर पाएंगे। देखो इतनी एनर्जी मुझे देनी है यहाँ पे। इक्वेशन मुझे बता रही है, कहता कि अगर आपको 1 मोल m पॉजिटिव का यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एनर्जी कितनी लगेगी वो चेक कर लेते हैं। डेल्टा आरजी डिग्री इसका पता होता है हमें, इक्वेशन का क्या होता है जी, डेल्टा आरजी डिग्री माइनस एनएफ ए डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन के लिए ए डिग्री सेल्सियस गिवन है, कितना आंसर आएगा माइनस एन, एन का मतलब -2 F96500, ये आएगा -0.25। पॉजिटिव में आ गई वैल्यू। इसको चेक करेंगे डेल्टा आरजी कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से ये 42 समथिंग आएगा, 48250 जूल पर मोल। ठीक है जी, किलो जूल में कर लीजिए, 4 किलो जूल में आएगा 48.25 किलो जूल पर मोल, इतना आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल के लिए अगर 1 मोल ऑफ m पॉजिटिव आपको m3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। पॉजिटिव में है तो खर्च देनी पड़ेगी आपको। वो कहते हैं हम तो जो इतनी देंगे 193 किलो जूल देंगे। तो इसका तो सिंपल है, अगर 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है, सिंपल देखिएगा। तो यहाँ पे यूनिटी मेथड लग जाएगा बच्चा, आपको यूनिटी मेथड, यहाँ पे सिंपल यूनिटी मेथड से कर सकते हैं हम। यूनिटी मेथड क्या कहता है कि 48.25 किलो जूल पर मोल और आप खर्च करते हैं तो कितने मोल ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ m पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है जी। तो अगर मैं इतनी करूंगा 193 किलो जूल दे दूंगा तो कितनी होगी, इज बिकम इक्वल्स टू कितने मोल आएंगे, 193 डिवाइड बाय 48.25। इतने मोल जो है m पॉजिटिव के वो ऑक्सीडाइज किए जा सकते हैं। ये वैल्यू मेरे ख्याल से 4 आएगी, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये 4 मोल आ जाएगा आपके पास, 4 मोल। तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। आपको बस समझना था कि डेल्टा जी डिग्री असल में क्या होता है, यूजफुल एनर्जी है जो किसी और काम के लिए यूज में लाई जा सकती है, यूजफुल वर्क करने के लिए की जा सकती है। वो उसमें वही किया कि जो यूजफुल यहाँ पे एनर्जी है वहां पे आपका कोई वर्क है, वो वर्क क्या है कि m पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करना है m3 पॉजिटिव में। तो सिंपल खेल था, हमने बस इस रिएक्शन के लिए पता कर लिया कि 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इतनी एनर्जी लगती है, लेकिन आप कितनी दे रहे हैं इतनी। तो अगर 1 मोल को इतनी लगती है तो 193 के लिए कितने लगेगी, तो 4 मोल रिड्यूस आपके ऑक्सीडाइज कर दिए जाएंगे m पॉजिटिव के। बढ़िया क्वेश्चन थे, देखो है ना। अपनी अप्रोच नहीं बदलनी कभी, अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, बेसिक्स जो हैं, बस फिर उनको कनेक्ट करते चले जाना है बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं मैं आपसे। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मैं आपके साथ लेके आता रहूँगा और सीरीज भी चलाऊंगा जो आपके एडवांस बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की थ्योरी और साथ में क्वेश्चन भी कन्वर्ट होंगे वहाँ पे। ठीक है जी, साथ में क्वेश्चन भी लगाएंगे, साथ में आपको जो थ्योरी है वो भी मैं समझाऊंगा। एडवांस लेवल, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक थ्योरी समझाऊंगा और साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। मिलते हैं जी आपके साथ, थैंक यू।